साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 35 सब क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंक्लूड करेंगे हम अरेस्ट को। यहाँ पर लर्निंग क्लास में पार्ट 1 और 2 में जो है मैंने जनरल प्रोविजंस को डिस्कस किया था विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। अब सब क्लॉज 2 से लेकर लगातार तो ऐसे है कि जब उनको पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि पावर ही खत्म होगी पुलिस की अरेस्ट करने की, ज़ीरो होगी पावर। क्या स्थितियाँ हैं इसको भी जो है आपको समझना होगा और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है इसको भी जो है समझना होगा। अब सब क्लॉज नंबर 2 क्या है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 को भी जो है अपन हाथों हाथ जो है देख लेते हैं। ये बात करता है रिगार्डिंग रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस की कोई पुलिस वाले ने आपको जो है अरेस्ट करना है, बट अपराध जो है वो इस किस्म का है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसको मान में गिरफ्तार मैं कर सकता नहीं हूँ। तो वो क्या कारण बनाएगा, भाई ये अपना नाम नहीं दे रहा है, ये अपना रेसिडेंस ही दे रहा है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है और मुझे शक है कि ये बाहर का व्यक्ति है, ये इंडिया में आके जो है क्राइम कमिट कर सकता है, तो वहाँ पर वो गिरफ्तार कर पाएगा। क्लियर है। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ हमेशा कि आधार कार्ड साथ में रखो और आप जो भी काम करते हो वहाँ पर घबराओ मत, उसके फ़ोन में या उसके कंसर्न थाने की ईमेल आईडी पे डिटेल्स को जो है शेयर कर दो। पुलिस वाले इतने हार्श नहीं होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वो हार्श होने की स्थिति में होते हैं और आप उनको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उनके गलत एक्टिविटी को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रमोट कर रहे हो, जो कि गलत है। सब क्लॉज 2 है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 कि सेक्शन 39 के प्रावधानों के तहत नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और सस्पेक्शन एग्जिस्ट कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कमिट किया है, तो वहाँ गिरफ्तारी से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट का आदेश या वारंट जो है लेना होगा जब तक कि सेक्शन 39 की स्थिति पैदा नहीं होती हो। क्लियर हो गया आपको। तो कुल मिला के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर पुलिस तो अरेस्ट कर सकती ही नहीं है। दूसरी बात क्या आ रही है सब क्लॉज नंबर 3 के अंदर कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस कि जहाँ पर अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है तो वो इशू करेगा नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पेक्शन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अ प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो यहाँ पर पहले स्थिति थी 7 ईयर वाली 41A CRPC में, अब तो वो स्थिति मुझे दिखाई देती नहीं है। तो कोई भी अपराध हो जहाँ पर गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं है पर आपसे कॉपरेशन की उम्मीद है तो वो नोटिस जारी कर देगा और जो भी प्लेस उसमें बताया गया वहाँ पर आपको अटेंड करना है। साथियों ये सबसेक्शन कब काम का है कि जब अपराध जो है खासकर रेप का है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी रेप की एफआईआर कटती है तो पुलिस जो है आपको बुलाती है और जबरन जो है जांच में गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। तो आपके विरुद्ध अगर कार्रवाई है और आपने पुलिस को जो है अपना ज्ञापन जो है सौंप दिया है तो उस ज्ञापन में ज़रूर लिखें कि आपको जो पूछताछ करनी है मुझसे वीडियो कॉल पे कर लो, मैं कॉपरेशन के लिए तैयार हूँ। और अगर आप चाहते हो मैं फिजिकली हूँ तो मुझे डर है कि जो परिवादी पक्ष है उसने अगर स्थितियों को मैनेज कर रखा है तो मुझे जबरन जो है गिरफ्तारी फेस करनी पड़ेगी और मेरे ही राइट्स अफेक्ट होंगे। तो मुझे आप कृपा करके जो है नोटिस जारी कर दें। तो आपको 39 सब क्लॉज 3 BNSS में नोटिस की मांग करनी है। नोटिस अगर नहीं देती है पुलिस तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन में जाकर आप कोर्ट को कन्वेंस कर सकते हैं कि मेरे विरुद्ध एक तो कंप्लेंट जो है वो झूठी है, इसके प्रमाण में पेश कर रहा हूँ, FIR डिलेड है, इसके बावजूद भी ये इनके प्रकरण मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है मुझे गिरफ्तार करने का, तो मुझे जो है प्रोटेक्शन जो है दिया जाए। तो वहाँ पर 39 सब क्लॉज 3 BNSS का आपके लिए एज अ प्रोटेक्शन जो है वो काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर नोटिस दिया गया है तो वहाँ पर ड्यूटी है पर्सन की टू कंप्लाई विद। अब कंप्लाई विद कैसे करना है कि आपको अपना जवाब सौंप देना है 35 सब क्लॉज 4 BNSS की लाइट में। ऐसी गलती ना करें कि आप बुत बन के चले गए और वहाँ बैठे हुए और जो भी वो पूछ रहा है उसमें सहयोग कर रहे हो। सहयोग का मतलब क्या है कि लीगल सहयोग। तो आपको जवाब देना है, अकेले थाने नहीं जाना है, थाने आपके साथ जब भी आप जाओगे वकील होना चाहिए। अगर बगैर वकील के जाओगे तो काम नहीं बैठेगा, पर वकील समझदार हो, मौके पर डिसीजन लेने लायक हो और वो कानून की बारीकियों को समझता हो ताकि मौके पर कोई भी लिखापढ़ी करनी पड़ जाए तो वो डरे नहीं। और इसके अलावा एक एडवाइस यही है खासकर वकील भाइयों को भी कि जब भी आप थाने जा रहे हो अपने क्लाइंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमेशा लैपटॉप कैरी कर लो, प्रिंटर कैरी कर लो। पॉइंट ये होता है कि हमारे पास लैपटॉप होता नहीं, फिर हम हाथ से लिखते हैं और फोटोकॉपी कराने के लिए इधर से उधर जो है भागते रहते हैं। तो अगर आपके पास सुविधाएं प्रॉपर है तो वहाँ पर आप अपने क्लाइंट को एफिशिएंट और स्पीडी जस्टिस जो है थाने पर दिला पाओगे, क्योंकि जस्टिस दिलाने में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान है। सब क्लॉज नंबर 5 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो व्यक्ति कंप्लाई विद कर लेता है तो वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पर अगर पुलिस जो है नाटकबाजी करती है या कॉपरेशन के नाम पर जबरन
ऐसी एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है जो कि इंक्रिमिनेटिंग है, तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। इस बारे में कई रेस्ट्रिक्शंस जो आई हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की, और उन व्यक्तियों को एंटिसिपेटरी बेल तक जो है दी गई है। तो 35 सब क्लॉज 5 BNSS का मतलब ये नहीं कि टू कंप्लाई विद कम, ये सिनेरियो जो है मान लें कि आपसे जबरन जो है उन साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाएगा जो आपके विरुद्ध जो है पड़ी जाएगी। द पुलिस कैन नॉट कलेक्ट द एविडेंसेस विच इज अगेंस्ट संविधान, विच इज अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, और विच में अफेक्ट योर राइट्स एंड विच इज टोटली इंक्रिमिनेटिंग इन द नेचर, और जिसके तहत आपको साक्ष्य देने के लिए इंड्यूस या थ्रेट जो है वो किया जा सके, क्योंकि ऐसी एविडेंस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है मान्यता प्रदान नहीं करता। सब क्लॉज नंबर 6 को हम देखते हैं कि वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई, अगर वो कंप्लाई नहीं करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको डेलिबरेटली वॉयलेट करने की स्थिति में रहता है, तो वहाँ पर नोटिस देने के बाद अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश को लेकर सब्सिक्वेंटली जो है प्रोसीड किया जाएगा टू अरेस्ट फॉर द कंसर्न पर्सन। तो ये एक प्रैक्टिकल इशू है, पर ये इशू जो है बहुत कम देखने को मिलता है सब क्लॉज नंबर 6 के अंदर। पर ये इशू अगर देखने को मिलेगा बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पिटिशन लगी है, तो आपको वहाँ पर अलर्ट रहना है और उस पिटिशन को आपको अपोज करने का राइट है, और मजिस्ट्रेट कोई भी आदेश सब क्लॉज 6 में करेगा तो आपको सुन के करेगा, बगैर सुने कोई भी ऐसा आदेश जो है वहाँ पर नहीं हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि पुलिस जो है अब्यूज़ कर ले, तो कोई भी आदेश एडवर्स ऑर्डर पारित करने से पहले मुलजिम को सुनना पड़ेगा। ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसकी भी अवधारणा है। अब सब क्लॉज नंबर 7 की बात करते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि जहाँ ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स तक है, तो वहाँ पर अरेस्ट से पहले DYSP की जो है परमिशन चाहिए, और इसके अलावा पर्सन अगर इन्फॉर्म है, ये 60 ईयर्स अबव है, तो वहाँ भी इस तरह की परमिशन जो है रिक्वायर्ड रहेंगी। तो कुल मिला के पावर ऑफ अरेस्ट का अस्तित्व में होना और उसको जस्टिफाई करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर पुलिस इन ग्राउंड को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, अनवारंटली एंग्जाइटी में काम करती है, आपके राइट्स को अफेक्ट करती है, तो वहाँ पर पुलिस के विरुद्ध भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस सेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर कोई मान लीजिए अपराध है फॉर्जरी का, अपराध है चीटिंग का, वहाँ पर भी पुलिस जो है डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। वो उम्मीद करेगी कॉपरेशन की। अगर आप कॉपरेशन नहीं करते हो, आप सैंपल देने से मना कर रहे हो, आप भाग रहे हो, तो उस सिनेरियो में कॉर्सिव एक्शन जो है लेने पड़ेंगे। अगर आप कॉपरेशन कर रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू हैव एनी कॉर्सिव एक्शन। और आपको मैं रिसेंट लॉ सुप्रीम कोर्ट का इसलिए याद दिला रहा हूँ बार बार कि रेप मैटर में भी आप इस प्रावधान का जो है बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि कोर्ट ने खुद ने माना था अपने एक फैसले में कि अगर FIR जो है डिलेड है और मुलजिम जो है कॉपरेट कर रहा है, तो देयर इज़ नो नीड कि उसको हम अरेस्ट करें। अगर कॉपरेट नहीं कर रहा है, भाग रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो अप नहीं कर रहा है, और ऐसी एविडेंस जो रीजनेबल है उनको देने से जो है मना कर रहा है, तो इस सिनेरियो में वो जो है जिम्मेदार होगा। तो रीजनेबल एविडेंस से मेरा अभिप्राय क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके विरुद्ध जो है फॉर्जरी का अपराध है और अपराध जो है एक सिविल डिस्प्यूट है, तो उस सिनेरियो में कंसर्न व्यक्ति का कहना है कि भाई ये साइन मेरे नहीं है, साइन जो है उस व्यक्ति ने मेरे कर दी है। तो फॉर्जरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि वो जो साइन है वो आपके द्वारा होने चाहिए। अगर वो साइन आपने नहीं करें या उस फॉर्जरी को आपने नहीं कराया और उसके बेसिस पे कोई क्लेम सपोर्ट नहीं कराए, देन फॉर्जरी विल नॉट बी मेड आउट। तो आप सारे कारण लिख दो, और इसके अलावा आप फॉरेंसिक की जांच खुद के सर पर भी करा सकते हो, और पुलिस कराती है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। तो ये है पैटर्न्स ऑफ कोऑपरेशन कि जहाँ पर टेक्निकली आप कॉपरेट भी कर रहे हो, अपनी बात को भी रख रहे हो, और आपके राइट्स अफेक्ट ना हो इन फ्यूचर, तो उसकी सिक्योरिटीज़ भी जो है आप कर रहे हो। तो यही धारा 35 BNSS की मंशा है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी हमें कोई भी तकलीफ जो है वहाँ पर नहीं है। तो साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो लाइक करें और जुड़े रहें सोनी रैना से। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।